स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। बुलेटिन में आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। सर्दी और कोहरे का असर बढ़ते ही चोरों की कारस्तानी भी बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में बीकानेर से चोरों की करतूत की हैरान कर देने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे में देर रात 2 चोर लोहे का रॉड और लाठी लेकर एसबीआई का एटीएम लूटने आए थे। एटीएम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में इन चोरों की करतूत की जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, उन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से चोरों ने शातिराना तरीके से एटीएम का शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही इन दोनों ने एटीएम को तोड़ना शुरू कर दिया। पहले इन लोगों ने एटीएम के दरवाजे को लोहे के रॉड और दूसरे जुगाड़ से खोल लिया। फिर ये लोग एटीएम का कैश ट्रे निकालने की कोशिश में लग गए। बड़ी मशक्कत के बाद भी जब ये लोग एटीएम का कैश ट्रे नहीं निकाल पाए तो एटीएम में तोड़फोड़ कर बाहर निकल गए। सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड होने की वजह से पुलिस को इनकी पहचान करने में ज्यादा देर नहीं लगी और फिर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। टोंक में 15वें राष्ट्रीय कला पर्व में 20 राज्यों से आए करीबन 200 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कला पर्व के दौरान कल्पना मैरिज गार्डन में चित्रकला का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने कैनवास पर अपनी कल्पना से वो रंग सजाए कि देखने वाले देखते रह गए। गुजरात के कच्छ से आए देवजी भाई ने सीडीएस बिपिन रावत की शहादत की घड़ी को अपने कैनवास पर उतारा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कला पर्व टोंक की पहचान बन चुका है और ये 15वां मौका है जब यहाँ राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस बार इस पर्व का आयोजन 3 दिन के लिए किया जा रहा है। देश के लिए बलिदान दिया है और ये अपना देश का एक गर्व है। एक इन लोगों ने बहुत देश के लिए काम किया है और आर्मी के बहुत जवानों को अच्छी तरह से प्रेरणा दी है। 3 दिवसीय आयोजित होता है। यहाँ पे राजस्थान और राजस्थान के बाहर के जो राज्य हैं वहाँ से क्या कि चित्रकार यहाँ 3 दिन तक रह कर के आपसी मेल मिलाप से भाईचारा से यहाँ पे कार्य करते हैं और 3 दिवसीय आवासीय कैंप होता है। घर में जिन चीजों को हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, आपदा के समय उन्हीं चीजों के जुगाड़ से जान भी बचाई जा सकती है। यही संदेश देने के लिए टोंक नगर परिषद के अग्निशमन केंद्र में एनडीआरएफ की टीम ने एक डेमो दिया। यहाँ पर एनडीआरएफ के सदस्यों ने लोगों को लाइव डेमो देकर ये बताया कि कैसे और किन बेकार चीजों का इस्तेमाल आपदा के समय में किया जा सकता है। तो एक जागरूकता प्रोग्राम जिसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकें बताई जाती हैं, जिससे हम घर के किसी भी चीज़ों जो यूजलेस उनको भी हम यूज करके हमारी खुद की ज़िंदगी बचा सकते हैं और उससे भयावह ना हो। हम उसमें किन किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं यदि हमको पता हो तो हम उन चीज़ों को उस आपदा के समय हम उनको यूज कर सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है, उनका उपयोग करके और हम और हमारे परिवार को, समाज को और पड़ोसी किसी को भी बचा सकते हैं। टोंक नगर परिषद के अग्निशमन केंद्र में एनडीआरएफ की टीम की ओर से बाढ़ और भूकंप के साथ साथ आग, चक्रवात और बोरवेल में फंसने के अलावा कोरोना से संक्रमित होने पर कैसे प्राथमिक उपचार करें और अपना बचाव कैसे करें, इसकी भी जानकारी दी गई। मगरमच्छ के डर से दलदल में फंसी गायों को बचाने के लिए जब कोई आगे नहीं आया, तब एक मुस्लिम युवक ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जेसीबी के सहारे नहर के दलदल में उतरकर गायों को बाहर निकाला। जेसीबी से लटकते फिरदौस गोरी नाम के युवक की ये तस्वीरें कोटा के चंद्रेशल इलाके से आई हैं। दरअसल ये नहर खतरनाक मगरमच्छों का डेरा है और आसपास के लोग भूल से भी इसके पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करते। ऐसे में जब 2 गायें इस दलदल में फंस गई तो उनकी मदद के लिए आगे आने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। इस परिस्थिति में बगल से गुजर रहे फिरदौस गोरी ने हिम्मत दिखाई और जेसीबी से लटकते हुए गाय के पास पहुंच गया और उन्हें रस्सियों के सहारे बाहर खींच लाया। गाय के रेस्क्यू ऑपरेशन में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया और इस दौरान सबकी सांसें अटकी रही कि कहीं मगरमच्छ आ गया तो क्या होगा। फिरदौस गौरी की इस साहसिक कारनामे की अब हर ओर तारीफ हो रही है। रास्ते से निकल रहे थे तो देखा कि 2 गाय जो है नहर के अंदर फंसी हुई थी दलदली पानी में। आसपास राहगीरों से बोला लेकिन कोई उसको बचाने को तैयार नहीं। ये जश्न, ये नाच गाना उन वीर जवानों का है
जो हर 24 घंटे साल के 365 दिन सरहद पर रहकर देश की रक्षा करते हैं। जब भी कोई त्योहार आता है, जश्न का कोई मौका होता है, ये जवान यूं ही अपने साथियों के साथ नाच गाकर परिजनों से दूर होने का दर्द भुला देते हैं और देशवासियों को ये संदेश देते हैं कि जब तक वे सरहद पर डटे हैं, देश की ओर आंख उठाकर देखने की किसी में हिम्मत नहीं है। और नई जो उम्मीदें हैं, नई शुभकामनाएं हैं, नए जो हमारे प्रयोजन हैं, उनको इसकी जो नई आग की लो है उसके साथ लेके आगे बढ़ना चाहेंगे। तो उसमें ये भी हमारा परिवार ही है और हमको कहीं से भी परिवार को बिछोड़ने का उतना यहाँ पर कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि हम अपने एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार के साथ हैं। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान हर साल नए साल का इसी तरह से स्वागत करते हैं। हम सभी लोग मिलकर नए साल का जश्न मना रहे हैं और मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ पर सीमा पर उपस्थित हैं। आप सभी का काम किए, जो जिस प्रोफेशनल में उसको ईमानदारी से कीजिए और नए साल को सेलिब्रेट कीजिए। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पर कुछ टोल कर्मियों ने एक कार सवार को बेरहमी से पीट दिया। बताया गया कि उनके बीच टोल के मुद्दे पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद टोल प्लाजा के कुछ कर्मचारियों ने कार सवार पर लात और घूंसों से हमला किया। इस मारपीट से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कार सवार के परिवार की एक महिला ने एक हमलावर पर हाथ छोड़ दिया और गाड़ी के दरवाजे को बंद कर टोल कर्मियों से उलझ गए। इससे पहले वहां पर मौजूद कुछ टोल कर्मी कार सवार पर टूट पड़े और एक कर्मचारी हाथ में डंडा लेकर गाड़ी के आगे खड़ा हो गया ताकि कार सवार भाग न पाए। हालांकि कुछ देर में वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई और बीच बचाव कर मामले को शांत करवा दिया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर एक बाजार के अंदर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर एक पक्ष के एक लड़के से दूसरे पक्ष की कहासुनी हो गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। वहां से सामने आई तस्वीर में एक बाजार के अंदर एक लड़का दूसरे पक्ष के एक लड़के पर घूंसों और थप्पड़ों की बरसात करता दिखा। इससे पहले उसने भी दूसरे पक्ष के एक लड़के को पीछे से जोरदार थप्पड़ मारी थी। इसके बाद थप्पड़ मारने वाले पर हमला कर दिया था। मारपीट हुई तो बाजार के अंदर काफी लोग जमा हो गए और बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग कर दिया। दिल्ली के सीमापुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। वहां पर कुछ बदमाशों ने पुरानी रंजिश में शाहरुख नाम के एक लड़के को बीच सड़क पर चाकुओं से गोद दिया, जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था, लेकिन रिहाई के कुछ दिन बाद उस पर हमला हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ बदमाश उसे घेर कर पीट रहे हैं और इसी मारपीट के दौरान एक लड़के ने अपने पास छिपा कर रखा चाकू बाहर निकाला और उसे शाहरुख नाम के लड़के के पेट में घोंप दिया। इसके बाद चाकू चलाने वाले लड़कों के ऊपर मानो खून सवार हो गया। वो लोग दनादन चाकुओं से उस लड़के को गोदते चले गए। जब वो जमीन पर गिर गया तो एक लड़के ने उसके सिर पर कुर्सियों से वार किया, वहीं दूसरा उस पर बेरहमी से चाकू घोंपता रहा। पुलिस ने दावा किया कि शाहरुख पर यह हमला पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ। खिलाफ कई सारे मुकदमा है, पिक पॉकेटिंग, स्नैचिंग का है। ये वारदात 29 दिसंबर की शाम की बताई गई है और इस वीडियो की मदद से पुलिस ने 2 आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। कोरोना की वजह से दिल्ली में लगी पाबंदियों के बाद बसों को आधी क्षमता के साथ चलाने का हुक्म हुआ, तो इसका असर जगह जगह बस स्टैंड के बाहर भारी भीड़ के रूप में दिखा। ऐसे में आधी क्षमता के साथ चलने वाली बसें लोगों की भीड़ होने के बावजूद कई स्टैंड पर नहीं रुकी, जिससे लंबे वक्त से इंतजार कर रहे यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया और दफ्तर पहुंचने में हो रही देरी से गुस्साए लोगों ने संगम विहार बस स्टैंड के पास सड़क पर ही धरना दे दिया। बसों का इंतजार करने वालों के धरने से सड़क पर जाम लग गया। साथ ही विरोध करने वालों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कोरोना फैलने के डर ने
भले ही बसों को आधी क्षमता में चलाने को मजबूर किया, लेकिन बस स्टैंड पर जमा भीड़ से असली मकसद तार-तार होता दिखा। धरने की वजह से सड़क पर जाम लग गया तो यात्रियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंच गई, जिस पर विरोध करने वालों के साथ सख्ती करने का आरोप लगा। अब एकदम से 17 सवारी कर सके तो पब्लिक क्या करेगी? कुछ देर में ये जाम तो खत्म हो गया, लेकिन सड़कों पर जरूरत से कम बसें होने की वजह से दिल्ली वालों की मुसीबत कम नहीं हुई। ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र में लगी सख्त पाबंदियों के बीच अहमदनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो एक नेता के बेटे की शादी का है, जहां सरकार की पाबंदियों का रत्ती भर भी असर नहीं दिखा। यहाँ पूर्व विधायक के बेटे की शादी में न केवल हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, बल्कि ये भीड़ ऐसी नजर आ रही थी मानो कोई चुनावी रैली हो। करीब 2 एकड़ का लंबा चौड़ा मैदान, दूर दूर तक कुर्सियों पर बैठे लोग, हजारों की भीड़, ऊपर से भाषणबाजी का शोर। पालकी से ले जाई जा रही दुल्हन दिखी तो जाकर पता चला कि ये वीडियो शादी का है। बैठने का इंतजाम भी बिल्कुल सियासी रैली जैसा था। यहाँ आए लोगों में ज्यादातर के चेहरे पर से मास्क गायब था और इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की बात सोचना ही बेमानी है। यहाँ पहुंचे नेता दुल्हा दुल्हन से मिलने और उन्हें आशीर्वाद देने भी पहुंचे, लेकिन मास्क उस वक्त भी नहीं दिखा। शादी में सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की तैनाती की गई। खास बात यह है कि जो पुलिस कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए डंडे चलाने के लिए विख्यात है, उनके सामने ही यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती रही। मुंबई के दहिसर इलाके में बैंक में लूटपाट करने वाले दोनों आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दो नकाबपोश बदमाशों ने 2 दिन पहले बैंक से 2.5 लाख रुपए लूटने के साथ ही फायरिंग भी की थी, जिसमें एक बैंक कर्मचारी की मौत हो गई थी। बैंक से पैसे लूटने के बाद से ही दोनों फरार चल रहे थे। खास बात यह है कि इनके बैंक से भागने का एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस के हाथ लगते ही जांच शुरू कर दी गई। इसके साथ ही बैंक के अंदर से पुलिस को आरोपियों की एक चप्पल भी मिली, जिससे स्निफर डॉग यानी कि खोजी कुत्ते ने सूंघा और फिर पुलिस को आरोपियों के ठिकाने तक ले गया। वहां पहुंचकर पुलिस ने जब घर का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके बताए पते से उसके साथी को भी गिरफ्त में ले लिया। यूट्यूब वीडियो देख के इन्होंने बैंक में लूटने का जो प्लान है वो किया था। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने बैंक से लूटी रकम भी बरामद कर ली है। चेन्नई एक बार फिर से बारिश की वजह से बेहाल है। यहाँ की कुछ वैसे ही तस्वीर नजर आ रही है जो 2 महीने पहले उस वक्त नजर आई थी जब एक हफ्ते तक यहाँ पर रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। कई जगह पर सड़कों पर इतना पानी है कि यहाँ पर गाड़ियों का चलना मुश्किल है। सड़क पार करने के लिए बने अंडरपास में भी पानी भरा हुआ है। साथ ही इस बारिश और तेज हवा की वजह से कई पेड़ उखड़ गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने इस बारिश में करंट लगने की वजह से 3 लोगों की मौत की बात कही है, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश ने चेन्नई का क्या हाल कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि चेन्नई में फिर से बारिश हो सकती है। इसके लिए उन्होंने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि चेन्नई में गुरुवार को 198 मिलीमीटर जबकि नुंगमबक्कम में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे अधिक 17.65 सेंटीमीटर बारिश MRC नगर में रिकॉर्ड की गई। नंगमबक्कम में 14.65 सेंटीमीटर और मीनामबक्कम में 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने कई एहतियातन कदम उठाए हैं। साथ ही लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। हिमाचल के कुल्लू के इन पहाड़ों पर कभी दिसंबर के आखिर में बर्फ की मोटी चादर नजर आती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी ये पहाड़ बर्फ की सफेद चादर को तरस रहे हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमाचल के ग्लेशियर न केवल सिकुड़े जा रहे हैं, बल्कि कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी कम होने लगी है। इस लिस्ट में कुल्लू भी शामिल है, जहां बारिश तो कम हो ही रही है, साथ ही साथ बर्फबारी भी वैसी नहीं हो रही है जैसी एक दशक पहले तक होती थी। बर्फबारी और बारिश नहीं होने की वजह से प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख रहे हैं और इन सब की वजह से सेब के साथ साथ अनार, प्लम, नींबू, आम और अमरूद जैसी फसलों की सेहत भी खराब हो रही है। बर्फबारी न होने की वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारी बागवानी के ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ रहा है।
ग्लेशियर्स जो हैं वो रिसीड कर रहे हैं, और ग्लेशियर रिसीड करेंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जो पानी जा रहा है यहाँ से। और पानी का क्या इम्पैक्ट है, पानी हमारे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। जब यहाँ पे पानी कम हो जाएगा तो नीचे आप देखिए अभी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप स्पीति में तो देख ही सकते हैं। महज 12 साल की उम्र में इंदौर के अभी शर्मा ने वो कर दिखाया जो अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कर पाए हैं। अभी शर्मा ने आवाज से चलने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया है और अभी का दावा है कि इस प्रोग्राम की मदद से कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है। अभी ने 700 से ज्यादा कोडिंग के जरिए एक वॉइस ऑपरेटिंग प्रोग्राम तैयार किया है जिसके माध्यम से बोलने पर ही कंप्यूटर काम करने लगेगा। अभी शर्मा के मुताबिक उन्होंने 2 सप्ताह की मेहनत से प्रोग्राम तैयार किया है। खास बात यह है कि प्रोग्राम तैयार करने के लिए अभी ने इंटरनेट की मदद ली और प्रोग्राम बनाना सीखा। उसके इस प्रोग्राम में भाषा परिवर्तन की भी सुविधा दी गई है कि आपकी वॉइस के ऊपर काम करने वाला एक ऐसा मैंने कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया है जो आपके लिए सारे काम कंप्यूटर के कर सकता है। मैंने इसका नाम दिया है माधव, यानी कि माय एडवांस डोमेस्टिक हैंडलिंग AI वर्जन। आपको बता दें कि अभी शर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक भी हैं। कुछ समय पहले अभी ने 250 छंदों की बालमुखी रामायण की रचना भी की थी। अद्भुत और अद्वितीय पेंटिंग कलाकृतियों को अपने में समेटे ये कलिंगा आर्ट गैलरी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के राज्य संग्रहालय परिसर में स्थित कलिंगा आर्ट गैलरी ओडिशा की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है, जहां राज्य की सांस्कृतिक महत्व को बताने वाली हस्तशिल्प और कलाकृतियों को रखा गया है। आपको बता दें कि कलिंगा आर्ट गैलरी के साथ साथ 5 और आर्ट गैलरी जिसमें गंजम के छत्रपुर इतिहास प्लान के तहत ये काम पूरा किया जाए। ओडिशा की विरासत समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मकता से परिपूर्ण है और यही बताने के लिए वहां की आर्ट गैलरी को नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है ताकि यहां पर आने वाले लोग ओडिशा की ऐतिहासिक विरासत से रूबरू हो सकें। उड़ीसा ये पहला स्टेट है भारत में जो रीजनल आर्ट गैलरी क्रिएट किए हैं डिस्ट्रिक्ट में। आंध्र यूनिवर्सिटी ने ताड़ के पत्तों पर हाथ से लिखे इतिहास और दूसरे ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। इस डिजिटलाइजेशन के जरिए VS कृष्णा रेड्डी पुस्तकालय में मौजूद सभी ताड़ पत्तों पर लिखी हस्तलिखित को डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के अलग अलग पुस्तकालयों में ताड़ के पत्तों पर लिखी हजारों किताबें मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ इन किताबों पर लिखी कविताएं, कहानियां और इतिहास के साथ साथ दूसरे विषयों के ऐतिहासिक दस्तावेज पुराने होते जा रहे हैं। लिहाजा इनके डिजिटलाइजेशन के जरिए इस विरासत को बचाने की ये मुहिम बेहद खास है। आंध्र यूनिवर्सिटी में 2663 ताड़ के पत्तों वाली किताबें या दस्तावेज हैं, जबकि बोबली संस्थानम की ओर से 220 ताड़ के पत्तों वाली किताबें गिफ्ट में मिली हैं। इसके साथ ही आरसा पुस्तकालय की ओर से 1368 और इमानी वेंकटेश्वरालू की ओर से 119 ताड़ के पत्तों पर लिखी किताबें या दस्तावेज यहां पर मौजूद हैं। खास बात यह है कि निष्ठा रमन्या की ओर से भी 66 ताड़ पत्ते वाले दस्तावेज मिले हैं। श्रीनगर की लड़कियों में इन दिनों कैलीग्राफी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है और यहाँ चल रहे कैलीग्राफी वर्कशॉप में बड़ी संख्या में लड़कियां कैलीग्राफी सीखने आ रही हैं। आपको बता दें कि देखने में सुंदर शब्दों को लिखने की कला को कैलीग्राफी कहा जाता है। कैलीग्राफी को हिंदी में अक्षरांकन कहते हैं। दरअसल कैलीग्राफी एक विजुअल आर्ट है और कैलीग्राफी लिखने वाले प्रोफेशनल आर्टिस्ट को कैलीग्राफर कहते हैं। कैलीग्राफर कई तरह के फॉन्ट, स्टाइल, मॉडर्न और क्लासिक तरीकों का प्रयोग करते हुए बेहतरीन सुलेख लिखते हैं। एक कैलीग्राफर सुंदर अक्षरों को लिखने के लिए खास तरह के पेन, निब, पेंसिल, टूल और ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न युग में कैलीग्राफी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि श्रीनगर में जब कैलीग्राफी के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया तो बड़ी संख्या में लड़कियां इसे सीखने पहुंची। कश्मीर की लड़कियां हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है वो अपना हम प्रेजेंट कर सकते हैं इन वर्कशॉप से।
आजकल यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं बहुत कैलीग्राफीज़ में, तो उसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं हमें क्या आर्ट है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे वर्कशॉप्स का इनेकाद बार बार होना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीर में है या जम्मू में है, पूरे वादी में कह रहा हूँ, जो कैलीग्राफी है दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है।